हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। इस वीडियो में लास्ट के जो 30 क्वेश्चन आते हैं लेक्चर कैडर बायोलॉजी के 2021 वाले क्वेश्चन पेपर के वो कंप्लीट करेंगे। बाकी की वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, वो आप चेक कर सकते हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द सिट्रिक एसिड। के सिट्रिक एसिड को कमर्शियली बनाने के लिए कौन सा जो माइक्रोब है वो यूज़ होता है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है ज़ैंथोमोनास सिट्री, बी है एस्परेगस, सी है स्पर्जिलस और डी है न्यूरोस्पोरा। तो सिट्रिक एसिड बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब जो है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, जो एस्परजिलस है। एस्परजिलस एक फिलामेंटस एल्गी फंजाई है, ठीक है, फिलामेंटस फंजाई है जो कि कई सारे ऑर्गेनिक एसिड बनाने में यूज़ होती है। तो एस्परजिलस जो होती है, इससे सिट्रिक एसिड बन सकता है, ग्लूकोनिक एसिड बनाने में ये काम आता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया जाने वाला माइक्रोब है जिससे ऑर्गेनिक एसिड वगैरह जो हैं वो ज़्यादातर तैयार किए जाते हैं। तो इसके ऑप्शन सी आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ द बायो कंट्रोल एजेंट। के बायो कंट्रोल एजेंट्स जो हैं तो उनकी एक प्रॉपर सीक्वेंस बतानी है, जो कि खुद पेस्टिसाइड वगैरह का खुद ही काम कर लेते हैं, मतलब पेस्ट को खुद ही ख़त्म कर देते हैं और वेस्ट मटेरियल वगैरह जो है उसको ग्रो नहीं होने देते, ठीक है। तो बैसिलस थोरेंजेनेसिस है, टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमबी और एफिड्स है। तो बैसिलस थोरेंजेनेसिस तो बायो कंट्रोल एजेंट है, पर टीएमबी और एफिड्स नहीं आते इसमें, तो ये ऑप्शन नहीं आनी। नेक्स्ट है ट्राइकोडर्मा बैक्यूलो वायरस है, बैसिलस थोरेंजेनेसिस है, तो ट्राइकोडर्मा भी यूज़ होता है बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे, ये ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट मतलब जो तीनों ऑप्शन हैं वो ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारी आ जानी है। बाकी एक बार देख लेते हैं आगे की। ऑसिलेटोरिया है, राइजोबियम और ट्राइकोडर्मा है। राइजोबियम जो है वो बायो कंट्रोल एजेंट नहीं है, वो तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है, तो सी भी नहीं आनी। नॉस्ट्रोक एजोस्पाइरुलम है, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस है, तो सिंपल है, हमारी ऑप्शन 2 आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, रिवर विद एन इनफ्लो ऑफ द डोमेस्टिक सीवेज रिच इन द ऑर्गेनिक एसिड में रिजल्ट इन। कि अगर किसी रिवर में जो सीवेज डोमेस्टिक सीवेज है वो सीधे ही डाल दिया जाए बिना ट्रीटमेंट के, तो उसका जो ऑर्गेनिक वेस्ट है सारा, उसकी वजह से क्या होगा। तो जैसे कोई भी रिवर में सीवेज ट्रीटमेंट किए बिना ही डोमेस्टिक सीवेज का वाटर डाल देंगे, तो वो उसमें तो कई सारे वेस्ट हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह हैं। तो उन्होंने ज़्यादातर इनऑर्गेनिक वेस्ट की बात की है कि अगर वो इनऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा हैं तो वो तो हार्मफुल हैं, ठीक है। उससे वाटर में क्या होता है, जो रिवर वाटर है वो थोड़ा साफ़ होता है, इतना पॉल्यूटेड नहीं होता है, जबकि जो सीवेज वाटर है ये ज़्यादा पॉल्यूटेड है, क्योंकि इसमें बोर्ड वैल्यू ज़्यादा होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसीलिए बैक्टीरिया जो होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एरोबिक बैक्टीरियाज़ को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, ताकि वो वाटर को थोड़ा साफ़ कर सके, उसमें से जो वेस्ट है उनको, जो तो ऑर्गेनिक फॉर्म में है, मतलब जिनको ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उसको कन्वर्ट कर सके, तो इसीलिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये तो जो सीवेज वाटर है उसमें बोर्ड वैल्यू ज़्यादा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, जिसका मतलब वाटर ज़्यादा पॉल्यूटेड है। अगर वो बिना ट्रीटमेंट के सीधा रिवर में डाल देंगे तो रिवर का वाटर भी ज़्यादा पॉल्यूट हो जाएगा, जिससे क्या होएगा, ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी से जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाएगी तो उनकी डेथ भी हो सकती है, जैसे फिशेज़ हो गई या और कई एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं, ड्राइंग रिवर वेरी सून ड्यू टू एल्गल ब्लूम, के इससे एल्गल ब्लूम जो है सीवेज वाटर के, तो एल्गल ब्लूम उस रिवर पे ग्रो कर जाएंगे और रिवर का पानी जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि एल्गल ब्लूम पानी सोख लेते हैं जल्दी। बी है इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ एक्वाटिक फूड वेब ऑर्गेनिजम्स, के जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, बिल्कुल नहीं। एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिश ड्यू टू बायोडिग्रेडेबल न्यूट्रिएंट्स, के बायोडिग्रेडेबल न्यूट्रिएंट्स की वजह से फ़िश की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ये भी गलत है। डेथ ऑफ फिश ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, हाँ बिल्कुल ये सही है कि बोर्ड वैल्यू बढ़ने से ऑक्सीजन डिमांड पानी के अंदर कम हो जाएगी, रिवर वाटर के अंदर, क्योंकि वो पॉल्यूटेड हो जाएगा, उससे जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि फिशेज़ वगैरह हैं उनको कम ऑक्सीजन मिलने से उनकी डेथ हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 124, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम। कि किस
प्रोडक्ट के साथ उसकी प्रॉपर मैचिंग हो रही है। एसिटोबैक्टर एसिटी है, कहते वो एंटीबायोटिक्स बनाता है, नहीं एंटीबायोटिक्स तो इससे नहीं बनती हैं, है ना। मिथेनोबैक्टीरियम है, कहते वो लैक्टिक एसिड बनाता है। या पेनिसिलियम नोटेटम एसिटिक एसिड बनाता है, ये भी गलत है ना। पेनिसिलियम नोटेटम जो है उससे तो पेनिसिलिन मिलती है जो एंटीबायोटिक के तौर पे काम करती है। फिर सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई जो है उससे इथेनॉल बनती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। उन्होंने हमें यही पूछा है कि करेक्टली मैच स्टेटमेंट कौन सी है, ये भी करेक्ट मैच नहीं करती, ये भी इससे मैच नहीं करती, ये भी इससे मैच नहीं करती। हमारी फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई होता है, ठीक है, इससे इथेनॉल प्रोडक्शन होती है, ईस्ट बोलते इसको, तो ईस्ट से इथेनॉल प्रोडक्शन होती है, ठीक है, एक तरह की जो अल्कोहल है इथेनॉल, तो वो बनती है। तो डी ऑप्शन आ जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैक्टीरियम इज यूज्ड एक्सटेंसिवली एज अ बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड के तौर पे कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है? इसमें कोई केमिकल नहीं यूज़ करते, कहते हैं बैक्टीरिया बताना है जो एज अ बायोपेस्टिसाइड यूज़ होता है और उसका इतना हार्म भी नहीं है। बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस सबटिलिटिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, बैसिलस थोरेंजेनेसिस है, मतलब बीटी है, या लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है। तो इसमें से जो बायोपेस्टिसाइड के तौर पे प्लांट्स में यूज़ होता है, जीएम क्रॉप्स वगैरह जो होती हैं उनमें यूज़ होता है, तो वो है बीटी, ठीक है, बैसिलस थोरेंजेनेसिस है। जैसे बीटी कॉटन हो गया, है ना, बीटी कॉर्न हो गया, तो उसमें ये बैसिलस थोरेंजेनेसिस बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज़ पहले प्रेजेंट होती हैं, जिससे प्लांट जो है वो पेस्ट रेजिस्टेंट होता है, मतलब उसमें उसको पेस्ट जल्दी ख़राब नहीं कर सकती। अगर कोई पेस्ट उसको या इंसेक्ट उसको ख़राब करने के लिए आता है, ठीक है, तो ये अपना जो टॉक्सिन होता है इनएक्टिव फॉर्म में जो इसके अंदर है वो टॉक्सिन रिलीज़ कर देता है उस इंसेक्ट के गट में। तो इंसेक्ट के गट में वही जो टॉक्सिन है वो उसकी स्टमक की पीएच, गट के पीएच को चेंज कर देता है, ठीक है, जिससे बैक्टीरिया जो वो इंसेक्ट होता है वो मर जाता है, ठीक है, तो इस तरह से उसको ख़त्म कर देता है। तो ये बायोपेस्टिसाइड है, तो बैसिलस थोरेंजेनेसिस है, बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, डिस्टिलेशन ऑफ वाइन इज़ नेसेसरी बिकॉज इट रिजल्ट इन। कि डिस्टिलेशन जो वाइन की डिस्टिलेशन की प्रोसेस है, कहते हैं वो ज़रूरी क्यों है? इससे क्या होता है, टॉक्सिसिटी कम हो जाती है, ड्युअलिटी बढ़ सकती है, या प्रिवेंट द फर्दर फर्मेंटेशन एंड स्पॉइलिंग ऑफ वाइन के वाइन स्पॉइल ना हो जाए, ठीक है, या फर्मेंटेशन वापस दोबारा से ना होती रहे वाइन की खुद से। तो इस चीज़ को रोकने के लिए है, या नो एक्शन ऑन द नेचर ऑफ वाइन, वाइन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट ही नहीं होता है, डिस्टिलेशन करो चाहे ना करो। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वाइन की डिस्टिलेशन ज़रूरी है, पर इसलिए ज़रूरी है ताकि जो उसकी फर्दर जो उसके अंदर मटेरियल है उसकी आगे फर्मेंटेशन ही ना होती रह जाए, तो उसे वाइन जो है वो तो स्पॉइल हो जाएगी, ठीक है, तो इसीलिए तो प्रिवेंट फर्दर फर्मेंटेशन एंड स्पॉइलिंग ऑफ द वाइन, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको हम लैब भी बोल देते हैं, लैब बैक्टीरिया जो है, ठीक है, तो ग्रो इन मिल्क। लैब का क्या फंक्शन होता है, ये मिल्क में एज ए इनोकुलम हम जब डालते हैं तो मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो कहते हैं लैब बैक्टीरिया से जब मिल्क से कर्ड बनता है तो उसमें किस चीज़ की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है? तो विटामिन ए की, विटामिन B6 की, विटामिन B12 की, या विटामिन ए और मतलब विटामिन ए और विटामिन बी एंड B12 की, सॉरी B12 की। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, विटामिन B12 जो है उसका कंटेंट बढ़ जाता है जब मिल्क को लैब कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, और ये हमारे स्टमक के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, और भी विटामिन के काफ़ी यूजेस हैं। इवन ये स्टमक में हार्मफुल बैक्टीरिया तो नहीं ग्रो करा, उसको चेक भी कर सकता है, ठीक है, तो ये भी इसका काफ़ी अच्छा फंक्शन है, तो ऑप्शन सी आ जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग चेन फ्लोरे, ये तीनों साइंटिस्ट हैं, तो वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन 1945 फॉर द डिस्कवरी ऑफ, कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गया, अर्नस्ट ओरिस्टीन हो गया, ठीक है, फ्लोरे, फ्लोरे का पूरा नाम क्या था, सर हॉवर्ड वाल्टर फ्लोरे, ठीक है, तो इन तीनों साइंटिस्ट को 1945 में नोबेल प्राइज़ मिला, किस चीज़ की डिस्कवरी के लिए? HIV डिस्कवर किया था, CT स्कैन की थी, ठीक है, पेनिसिलिन की थी, कि स्टेफाइलोकोकस की थी? तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, पेनिसिलिन, ठीक है, इन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर करके देन ये भी बताया था कि जो पेनिसिलिन है वो एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ की जा सकती है और ये इफ़ेक्टिव भी है, ठीक है, इसका जो फंक्शन है वो काफ़ी सही है, क्योरेटिव है ये, ठीक है, क्योर कर सकती है किसी भी बैक्टीरियल या किसी इन्फेक्शियस डिसीज़ को, ठीक है, तो इसलिए तो यूज़फुल रही, इसलिए पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए इनको
नोबेल प्राइज़ मिला। देन GEAS स्टैंड्स फॉर, GEAS का मतलब क्या है? फर्स्ट है ग्राउंड इन्वायरमेंट एक्शन कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल अप्रूवल कमेटी है कि जीनोम इंजीनियरिंग एक्शन कमेटी है? तो सिंपल इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, ठीक है। GEAS का मतलब है G फॉर जेनेटिक, E फॉर इंजीनियरिंग, A फॉर अप्रूवल, ठीक है, एस फॉर सोसाइटी, मतलब जो कमेटी को लेके है, ठीक है। तो जेनेटिकली इंजीनियर अप्रूवल कमेटी इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, ठीक है। ये वो कमेटी होती है, मतलब वो ये एसोसिएशन है जिसमें कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करवानी है उनको लेके ये अप्रूव करती है, उनका अप्रूवल उनको देती है कि रिसर्च की जा सकती है और कौन सी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वगैरह जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। पर मेन चीज़ ये ध्यान में रखी जाती है कि जो जीएम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए जाएँ वो उसका इकोसिस्टम पे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो, ठीक है। वो सोसाइटी के लिए, हमारे लिए वो यूज़फुल ही हो, नुकसान करने वाली ना हो। तो इन चीज़ों का ये ध्यान रखते हैं। यानी है जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी। नेक्स्ट है BT स्टैंड्स फॉर, BT का मतलब क्या है? यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी है, बैक्टीरियल टॉलरेंट है, बॉलवर्म टॉक्सिन है, बैसिलस थॉरेंजेनेसिस है। तो BT हम पढ़ते हैं जैसे BT कॉटन है ना, उसमें BT टॉक्सिन होता है। तो BT क्या है? बैसिलस थॉरेंजेनेसिस है, ठीक है, जो बायोपेस्टिसाइड है ना वो वाला, बैसिलस थॉरेंजेनेसिस, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है इन विच थेरेपी द बैक्टर्स आर यूज टू इंट्रोड्यूस द डिजायर्ड जीन इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट, कि कौन सी ऐसी थेरेपी होती है जिसमें वेक्टर्स की हेल्प से जो डिजायर्ड जीन है, मान लो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे जीन हैं जो हमें चाहिए कि हम इस होस्ट के अंदर डाल के इसके अंदर प्रोड्यूस करवा सकें, तो यहाँ से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, उसको एक वेक्टर के अंदर डालते हैं, वेक्टर की हेल्प से होस्ट में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। तो कहते हैं ऐसी थेरेपी कौन सी है जिसमें डिजायर्ड जीन को पेशेंट की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जा सके? इन विवो जीन थेरेपी है, जर्म लाइन थेरेपी है, एक्स वीवो जीन थेरेपी है, या फॉरेन जीन थेरेपी है? तो इसको हम बोलते हैं इन वीवो जीन थेरेपी, ठीक है। इन वीवो का मतलब जो बॉडी के अंदर हो रही है। विट्रो क्या होता है? विट्रो, इन विट्रो यानी कि जो लेबॉर्ट्री के अंदर प्रोसेस हो रही है ना, लेबॉर्ट्री में। इन वीवो का मतलब क्या है? वीवो बॉडी के अंदर जो प्रोसेस हो रही है, ठीक है, वो जीन थेरेपी जिसमें कि सेल्स को बॉडी से बाहर निकाले बिना ही जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको सीधे हमारे सेल्स के अंदर, मतलब हमारे क्या पेशेंट के सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देना, उसको हम बोलते हैं इन विवो जीन थेरेपी, ठीक है। तो ये थेरेपी होती है। ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, इन विवो जीन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पेटेंट ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ अदर नेशन इज कॉल्ड एज, कि अगर देखो किसी उन्होंने कहा है कि जब बायोलॉजिकल सोर्सेज के जो पेटेंट हैं, ठीक है, उसकी एक्सप्लॉयटेशन किसी दूसरे नेशन के पास चली जाए, कोई दूसरा नेशन ले ले, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जब भी ऐसा होता है, जैसे एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि राइस है, ठीक है, बासमती राइस, वो इंडिया में उसकी जो वैरायटीज़ थी वो इंडिया में फाइंड आउट हुई थी, जबकि जो फॉरेन कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी अमेरिका की आई थिंक है, तो उन्होंने इसका पेटेंट अपने नाम करवा लिया कि उन्होंने ये फाइंड आउट किया है, उन्होंने ये निकाली है वैरायटी, है ना। तो वो क्या है? वो है तो इंडिया का, पर राइट में उन्होंने लिया हुआ है, तो ये क्या है? ये बोलते हैं बायोपिरेसी होती है ये, ठीक है, मतलब किसी और की चीज़ पे कोई और अपना राइट कर ले, ठीक है, उसका पेटेंट अपने नाम करवाने की कोशिश करे या करवा ले, तो उसको हम बोलते हैं बायोपिरेसी। तो ये भी वही है कि कोई और नेशन किसी दूसरे के बायोलॉजिकल सोर्स के पेटेंट को मतलब एक्सप्लॉइट करे, तो वो क्या है? बायो सेफ्टी है, बायोपिरेसी है, बायो वॉर है कि बायो अब्यूज़ है? तो बायोपिरेसी है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट द प्रोडक्शन ऑफ द नोबल DNA मॉलिक्यूल बाय कंबाइनिंग द सीक्वेंस फ्रॉम DNA फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, कि कौन सी जो टेक्नोलॉजी है वो ये फैसिलिटेट करती है कि जो DNA बनी है, ठीक है, कोई दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये वाले कोई दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म के जो DNA के सीक्वेंस है, कहते हैं उनको कंबाइन करना, ठीक है, उनको कंबाइन करना कैसे? इसके जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम वेक्टर के थ्रू इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे बी के अंदर, है ना। तो इस तरह से जो नोबल DNA मॉलिक्यूल जो बनाए जा सकते हैं कोई दो ऑर्गेनिज्म के DNA के सीक्वेंस को कंबाइन करके, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हम क्या कहेंगे? ये हम पढ़ते हैं ना बायोटेक्नोलॉजी में, इसको हम बोलते हैं रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, है ना, RDNA, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन क्या है? जीन थेरेपी है, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको PCR बोलते हैं, PCR में तो मल्टीपल कॉपीज निकालते हैं हम, ठीक है, वो नहीं आती, जर्म लाइन जीन थेरेपी है, ये भी नहीं। तो हमारी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ
प्रोड्यूसिंग द प्रोटीन फ्रॉम फॉर द फूड एंड फीड थ्रू द माइक्रोबियल बायोमास इज कॉल्ड, कि प्रोटीन प्रोडक्शन की जाए, जिस मेथड के थ्रू प्रोटीन प्रोडक्शन की जाए फूड के लिए और उसे माइक्रोबियल बायोमास के थ्रू फीड करवाया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे को हम क्या बोलेंगे? पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलेंगे, एसटीपी सिंगल सेल प्रोटीन बोलेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी है कि टीडीएनए है? तो सिंपल सिंगल सेल प्रोटीन है ये, ठीक है, एसटीपी कहते हैं इसको अगर ये प्रोसेस हो तो, ठीक है। तो ऑप्शन बी एससीपी आ जानी है। नेक्स्ट है विच वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मैन काइंड बाय द साइंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन अर्ली 1972 के 1972 के पहले टाइम में बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ह्यूमन के लिए सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा तैयार किया गया था वो बताना है। सोमेटोट्रोपिन था, इंसुलिन था, साइटोकाइनिन्स था और एरिथ्रोपोइटिन था। तो इसकी ऑप्शन आनी है हमारे पास ऑप्शन ए, सोमेटोट्रोपिन सबसे पहले प्रोडक्ट तैयार किया गया था, ठीक है। सोमेटोट्रोपिन को हम RH-GH भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तैयार किया गया था सबसे पहले सीक्वेंस को मिला के, ठीक है। तो सोमेटोट्रोपिन था सबसे पहले, ठीक है। तो ये प्रॉपर बना 1979 के पास आई थिंक बना था। तो स्टार्ट ये तब हुआ था 1972 में सोमेटोट्रोपिन। इंसुलिन तो बाद में आया था, ठीक है। इंसुलिन प्रोडक्शन बाद में हुई थी आर्टिफिशियल बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, पहले सोमेटोट्रोपिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑब्टेन फ्रॉम द कैंसरस ट्यूमर आर नोन एज, ये जो कैंसरस ट्यूमर है, कैंसर ट्यूमर मतलब कैंसर के जो सेल बनते हैं, ठीक है, जिसकी एबनॉर्मल ग्रोथ होने से जो सेल मास बनता है, तो ये ट्यूमर है। कहते हैं सेल ट्यूमर से ऑब्टेन मिलने वाले जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? मास, हाइब्रिडोमास, लिम्फोसाइट्स या मोनोक्लोनल सेल्स। तो लिम्फोसाइट तो हो नहीं सकते, ठीक है, वो तो यूज़फुल है ना। ये तो कैंसरस ट्यूमर का उन्होंने पूछा है कि कैंसरस ट्यूमर से कौन से सेल मिलते हैं, वो बतानी है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, माइलोमास जो होते हैं वो सेल कैंसरस ट्यूमर वाले जो सेल्स हैं, मास हैं, उससे मिलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के साथ कौन सा नीचे वाला ऑप्शन जो है वो कंसर्न नहीं है, मैच नहीं करता, मिलता नहीं है? तो बायोगैस प्रोडक्शन होती है, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट मान सकते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट है, ये भी होती है। वुड सीजनिंग है और बायो फर्टिलाइजर्स हैं। तो वुड सीजनिंग जो सी ऑप्शन है ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। वुड सीजनिंग आएगा कि वुड सीजनिंग का बायो टेक्नोलॉजी से कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस विच इज़ नॉट एन ए बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, नीचे वाली ऑप्शन में से कहते हैं वो बताना है जो कि एक ए बायोटिक कॉम्पोनेंट नहीं है। ए बायोटिक और बायोटिक दो कॉम्पोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, यही पढ़े हमने, ठीक है। एक होते हैं ए बायोटिक, एक होते हैं बायोटिक। बायोटिक का मतलब जो लिविंग है, ठीक है, जो तो लिविंग है, लिविंग में क्या प्लांट्स एनिमल्स वगैरह सारे बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है। एबायोटिक में क्या होते हैं, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं, वो भी लिविंग ही होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एबायोटिक में क्या आता है, एयर होगी, ठीक है, वाटर हो गया, ठीक है, लैंड होगी, सॉयल वगैरह, ये सभी एबायोटिक है। जो नॉन लिविंग होते हैं वो एबायोटिक है, ठीक है। उन्होंने हमें पूछा है कि नीचे बताइए ऑप्शन में से कौन सा एबायोटिक नहीं है, कौन सा नॉन लिविंग नहीं है, मतलब कहने का सीधा सा मतलब जो लिविंग है वो निकाल देना है हमें। क्लाइमेट, क्लाइमेट तो नॉन लिविंग है, एबायोटिक में ही आता है। वाटर, ये भी एबायोटिक में आता है। मिनरल, ये भी एबायोटिक में ही आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बायोटिक है ना, लिविंग में आती हैं ये, तो इसलिए ये ऑप्शन इसमें नहीं आनी है, तो ऑप्शन डी आंसर आ गया। नेक्स्ट है 139th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, के नीचे वाले स्टेटमेंट देखो। कंज्यूमर्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स, के कंज्यूमर्स को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कंज्यूम करते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। अगर वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं तो वो तो ऑटोट्रॉप्स हुए ही नहीं, वो तो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ड्यूरेशन ऑफ सन एक्सपोजर इज कॉल्ड द फोटो पीरियड, कि जितने टाइम सन एक्सपोजर है, सनलाइट प्रॉपर मिल रही है, उसको हम फोटो पीरियड बोलते हैं। बिल्कुल, फोटो मीन्स लाइट, पीरियड कितने टाइम के लिए आ रही है ना, कितने टाइम के लिए एक्सपोजर है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है हमारी, ठीक है। थर्ड है प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉप्स, के प्रोड्यूसर्स को हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। प्रोड्यूसर्स तो खुद फूड प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स वगैरह, तो वो तो ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो उन्होंने हमें नीचे पूछा, कहते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट, कि कौन से स्टेटमेंट एक या एक से ज़्यादा कौन से स्टेटमेंट ठीक है। फर्स्ट सेकंड ठीक है, बिल्कुल नहीं, वो तो फर्स्ट गलत है। फर्स्ट सेकंड ठीक है चाहिए, बट फर्स्ट तो गलत है। फिर सेकंड अकेली ठीक है, हाँ सेकंड ठीक है, अकेली दिखाई दे रही। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ठीक है, बिल्कुल नहीं। सेकंड थर्ड ठीक है, नहीं। तो टू ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विद द रेफरेंस टू द डेट्रिटस फूड चेन, यानी कि DFC कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे वाली स्टेटमेंट देखनी है डेट्रिटस फूड चेन को लेके, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म पे जो डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उनको लेके, डिकम्पोजर्स के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिकम्पोजर्स ऑल्सो नोन एज सेप्रोट्रॉप्स, डिकम्पोजर्स को हम सेप्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं बिल्कुल, क्योंकि जो डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं ये फूड के लिए, तो ऑप्शन ही ठीक है वन। सेकेंड है डेड प्लांट रिमेन सच एज द लीव्स, बार्क्स, फ्लावर और डेड रिमेन ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग द फीकल मैटर कॉन्स्टिट्यूट डेट्रिटस, कि ये जो सारी चीज़ें हैं जैसे प्लांट की लीव्स गिर गई, बाक गिर गई, फ्लावर गिर गए, ठीक है, एनिमल्स का वेस्ट हो गया, फीकल मैटर हो गया, इन सभी को हम डेट्रिटस ही बोलते हैं। तो बिल्कुल कहते हैं डेट्रीवोरस ब्रेक डाउन द डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, के जो डेट्रीवोरस होते हैं मतलब डिकम्पोजर्स होते हैं, वो डेट्रिटस यानी कि जो वेस्ट होता है उसको छोटे मतलब पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि सिंपल सब्सटेंस बन जाए कॉम्प्लेक्स से। तो बिल्कुल ये भी होता है। तो उन्होंने कहा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करनी है नीचे। फर्स्ट सेकंड अकेली ठीक है, नहीं। थर्ड भी ठीक है, अकेली सेकंड ठीक है, नहीं। फर्स्ट भी तो ठीक है, सेकंड थर्ड भी ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ठीक है बिल्कुल, सेकंड थर्ड अकेली नहीं, तो सी ऑप्शन आ जानी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिरोई नेशनल पार्क SNP इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, कौन सी स्टेट में है SNP? हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, केरला में है कि मणिपुर में है? तो ये जो नेशनल पार्क है ये मणिपुर में प्रेजेंट है, ठीक है, तो मणिपुर डी ऑप्शन। द रेड लिस्ट ऑफ IUCN प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो IUCN जो रेड लिस्ट प्रोवाइड करता है उस रेड लिस्ट में क्या चीज़ों के बारे में होता है, जिसको रेड डाटा बुक भी बोल देते हैं। तो GM प्लांट्स के बारे में, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के बारे में बताते हैं, डेंजरस प्लांट स्पीशीज़ के बारे में बताते हैं जो खतरनाक हैं, या थ्रेटन्ड स्पीशीज़ जो खतरे में, खुद खतरे में है, ख़त्म होने पे आ गई हैं, एक्सटिंक्ट होने पे आ गई है, उनके बारे में, या डेंजरस एनिमल स्पीशीज़ के, वो एनिमल स्पीशीज़ जो खतरनाक है उनके बारे में बताता है। तो इसकी ऑप्शन आनी ऑप्शन सी, कि जो रेड लिस्ट होती है, रेड लिस्ट मतलब जो खतरे के निशान पे आ गई हैं ऑर्गेनिजम्स, जो ख़त्म होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उनको टाइम रहते बचाया जा सके, तो उनके लिए ये होती है, लिस्ट बनाई जाती है कि कौन सी एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीशीज़ हैं जो खतरे में आ चुकी हैं। तो सी ऑप्शन आनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ की फ्यूनल स्पीशीज़ दैट इज़ बीइंग कंजर्व्ड एंड मोनिटर्ड इन द दचिगम नेशनल पार्क DNP। तो कौन सी ऐसी फ्यूनल स्पीशीज़ हैं? एक होता है फ्लोरा, एक होता है फोना। फ्यूनल, ठीक है, फोना, तो फ्लोरा बोलते हैं प्लांट्स को, फ्यूना बोलते हैं एनिमल्स को, ठीक है। तो जो फ्यूना मतलब एनिमल स्पीशीज़ कौन सी ऐसी हैं जिनको दक्षिण नेशनल पार्क यानी कि DNP में उनको कंजर्व किया गया है, जो ख़त्म होने वाली थी उनको बचाया गया, उनको देख रहे हैं, मोनिटर कर रहे हैं कि वो मतलब उनकी स्पीशीज़ बढ़ रही हैं या सही है, ठीक है। तो कौन सी हैं वो स्पीशीज़, कौन सी है? मस्क डियर है, गोल्डन ऑरियोल है, येलो थ्रोटेड मार्टिन है, या हंगल और कश्मीर स्टैग है? तो इसकी आनी है ऑप्शन डी, हंगल और कश्मीर स्टैग जो है, इन स्पीशीज़ को, एनिमल की स्पीशीज़ को यहाँ पे कंजर्व किया गया और मोनिटर किया गया है दक्षिण नेशनल पार्क में, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द फार्मिंग प्रैक्टिसेस, की फार्मिंग मतलब खेती बाड़ी करने से कौन सी एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो एज अ ग्रीन हाउस गैस की फॉर्म में रिलीज़ हो रही हैं? तो ग्रीन हाउस में मेन कार्बन डाइऑक्साइड तो होती ही है, इसके अलावा और कौन सी हो सकती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। तो इनमें से कहते हैं कौन सी करेक्ट ऑप्शन है जो आएगी? ओनली फर्स्ट एंड सेकंड मतलब अकेली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन आती है? नहीं, ये तीनों वैसे तो आती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड या फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, तो हमारी डी ऑप्शन आ जानी है कि तीनों रिलीज़ होती हैं एज अ ग्रीन हाउस गैस। तो 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तो डी ऑप्शन आ जानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ वी कम्प्लीटली रिमूव द डिकम्पोजेस फ्रॉम द इकोसिस्टम इट्स फंक्शनिंग विल बी एडवर्सली अफेक्टेड बिकॉज, कि अगर हम इकोसिस्टम में से जो डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर्स मतलब जो डिकम्पोज करती हैं वेस्ट को कॉम्प्लेक्स से सिंपल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो मैन्योर वगैरह के तौर पे यूज़ हो सके, है ना। तो कहती ये क्या करती हैं, ये मिनरल्स वगैरह जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे डिकम्पोजर्स हैं जो डेट्रिटस हैं, तो अगर ये प्लांट की लीव्स को डिकम्पोज नहीं करेंगे तो ह्यूमस कहाँ से आएगी, मिनरल कहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर इनको रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, एनर्जी फ्लो ब्लॉक हो जाएगा, एनर्जी फ्लो तो चलता ही रहता है, ठीक है, वो ब्लॉक नहीं होगा, मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक्ड। हाँ, मिनरल मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगी क्योंकि मिनरल्स नहीं मूव कर पाएंगे, बन नहीं पाएंगे प्रॉपर। हैर्बीवोरस विल नॉट रिसीव सोलर एनर्जी, ठीक है, कि हैर्बीवोरस जो हैं वो सोलर एनर्जी रिसीव नहीं कर पाएंगे, या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन विल बी वेरी हाई,
कि ये रिमूव हो गए तो डिकम्पोजिशन बढ़ जाएगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है कि जो मिनरल्स पहले से इवन वाटर वगैरह में या सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो भी तो इन्हीं डिकम्पोजिशन के दौरान जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हीं के थ्रू आगे प्लांट्स वगैरह तक पहुँच सकती है। ठीक है, तो मिनरल मूवमेंट ब्लॉक हो जाती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विद द रेफरेंस टू द इकोलॉजिकल सक्सेशन which among of the following community is also called the pioneer community due to the its stability to colonize bare rock। कि अगर हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के रेफरेंस में देखें तो कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जिसको हम पॉइनियर कम्युनिटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो bare rocks जो होती हैं, जो रॉक्स हैं, उनको कोलोनाइज करने की एबिलिटी रखती हैं। ठीक है, तो मतलब पॉइनियर कम्युनिटी में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी होते हैं, तो वो जो बेयर रॉक्स होती हैं उनको डिकम्पोज करके, उनको तोड़ के, ठीक है, उनमें मिनरल वगैरह निकालते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ पे प्रॉपर इन्वायरमेंट बन सके और प्लांट्स वगैरह जो हैं वो ग्रो कर सकें, इसके लिए था ये। ठीक है, तो अभी इसके लिए क्या आएगा? अकेली फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी, अकेली लिकन्स आएंगे, मॉसेज और लिवरवर्ट्स आएंगे। तो इसकी ऑप्शन सी आनी है। पहले लिकन्स थे, ठीक है, लिकन्स जो थे इनकी हेल्प से ही जो वहाँ पे सूटेबल कंडीशन बन पाई ताकि वहाँ पे मॉसेज और लिवरवर्ट्स वगैरह ग्रो कर सके, ताकि आगे और प्लांट जो हैं वो बन सकें, तो उसके लिए ये था। ठीक है, तो इसीलिए पहले लिकन्स थे, तो ऑप्शन हमारी सी आ जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल फॉर द पर्पज ऑफ द बायोफ्यूल्स। कि नीचे बताए हुए में से कौन से जो हैं उनको यूज़ किया जाता है इथेनॉल बनाने के लिए, ताकि इथेनॉल को एज अ बायोफ्यूल यूज़ कर सके। ठीक है, देखो बायोफ्यूल के तौर पे मतलब दो तरह के ऐसे मेनली यूज़ होते हैं, फ्यूल्स जो हैं वो दो तरह के ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उनमें से इथेनॉल एक है, इथेनॉल को भी बायोफ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो कहते हैं इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए नीचे बताए हुए में से कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं? शुगर केन, राइस हस्क, व्हीट स्टॉक्स या वुडन चिप्स। तो शुगर केन तो यूज़ होती है, ये तो हम पढ़ते हैं। ठीक है, शुगर केन के अलावा कहते हैं और कौन सी यूज़ होती हैं? अकेली फर्स्ट सेकंड थर्ड के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारी ऑप्शंस आनी है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, शुगर केन, साथ में राइस हस्क, व्हीट स्टॉक्स या वुडन चिप्स के थ्रू भी जो बायोफ्यूल है मतलब इथेनॉल है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी चारों ऑप्शन ठीक है, तो डी ऑप्शन आ जानी है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मैनमेड रामसर साइट। तो कौन सी रामसर साइट मानी गई है और वो भी पूरी तरह मैनमेड है, ह्यूमन ने बनाई है? तो कौन सी है? आस्था मंडी लेक केरला की, हरिके वेटलैंड जिसको हरिके पत्तन बोलते हैं पंजाब, रोपड़ वेटलैंड पंजाब में, या वर्मानंद लेक केरला की। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, हरिके वेटलैंड जो है, हरिके पत्तन जिसको बोलते हैं, तो ये रामसर साइट है। ठीक है, जहाँ पे जो कई तरह की, इसको सेंचुरी भी कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं इसको। तो ये तरन तारण साहिब में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन बी आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल जेनिटल पोर ऑफ द फेरेटिमा पोस्टुमा इज लोकेटेड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट। कि जो फेरेटिमा पोस्टुमा है उसमें कौन सा जो सेगमेंट है वो फीमेल जेनिटल पोर के तौर पे काम करता है? 14th है, 15th है, 16th या 18th आना है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, जो 14th सेगमेंट है ये वाला है। ठीक है, ये जेनिटल पोर के तौर पे काम करता है फीमेल में। अगर मेल का पूछा जाए तो फिर उसकी आ जानी है 18th आनी है। ठीक है, पर हमें फीमेल का पूछा है तो हमारी 14th सेगमेंट हम कहेंगे, फर्स्ट ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्लेटिलम ऑफ द अर्थवॉर्म कॉन्स्टिट्यूट द सेगमेंट्स। कि क्लेटिलम कौन से सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है अर्थवॉर्म के अंदर? जैसे अर्थवॉर्म है, ठीक है, अर्थवॉर्म जो होता है उसकी बॉडी कुछ ऐसे करके कुछ होती है। ठीक है, मतलब उसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे तो सारे सेगमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ऐसे बीच में करके आता है, इसको हम बोलते हैं क्लेटिलम। ठीक है, तो क्लेटिलम जो है ये कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होता है? 7th 8th 9th में, 10th 11th 12th सेगमेंट में क्लेटिलम है, 14th 15th 16th में है, या 18 से 20 के बीच बीच में है? तो इसकी ऑप्शन है ऑप्शन सी कि 14 to 16 जो सेगमेंट होते हैं अर्थवॉर्म के वो क्लेटिलम वाले होते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे इसके 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं लेक्चर कैडर के। नेक्स्ट वीडियो में आगे जो कोई और एग्ज़ाम के पेपर हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।